हेलो गाइस, वेलकम टू सायो कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का सिलेबस में जो भी चेंजेस आए हैं। मतलब आपको तो पता ही होगा, पहले जो था मतलब एचएस सिस्टम था, लेकिन अब वो नहीं है। अब सेमेस्टर में डिवाइड कर चुके हैं। तो आज आज हम देखने वाले हैं कि क्लास 11 में क्या क्या सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिट 1 में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एंड बेसिक थ्योरी है अकाउंट का, 12 मार्क्स का। उसके बाद है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस, 16 मार्क्स का। उसके बाद है रिजर्व एंड प्रोविजन, 6 मार्क्स का। उसके बाद है बिल ऑफ एक्सचेंज, 6 मार्क्स का, जिसमें रिटायरिंग रेनोवल एंड एकोमोडेशन ऑफ बिल्स अभी नहीं है, 40 नंबर का है ये। ठीक है। अब उसके बाद वेटेज देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या वेटेज है अभी। ठीक है। तो वेटेज अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स जो था उसमें से आपको 12 मार्क्स जो आएगा वो MCQ आएगा। हाँ जी। अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका पूरा ही MCQ है क्लास 11 में, तो स्कोर करना बहुत ईजी आएगा, इस बहुत ईजी। ठीक है। अगर आप अच्छे ट्यूशंस लेंगे, किसी के पास से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। तो आइए अब इसके अंदर घुसते हैं क्लास 11 का सेमेस्टर 1 में। तो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक अकाउंटिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा कि अकाउंटिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मतलब नॉन करेंट एसेट क्या है, करेंट एसेट क्या है, एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये सब। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा गैप, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है गाइस। कॉन्सेप्ट आपको देख के पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें से है बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कॉन्सर्न, अकाउंटिंग पीरियड, ये सब बहुत कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पर। उसके बाद है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। उसके बाद है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, ये सब। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एज बोलते हैं हम, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंडियन IND-AS बोलते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा GST। हाँ जी, GST। अब इतने दिन से सुनते आ रहे हैं ना GST, अब आपको पढ़ना पड़ेगा GST। बहुत ही अच्छा चैप्टर है गाइस। उसके बाद है यूनिट 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 1, जिसके अंदर आएगा वाउचर एंड ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, ये सब। उसके बाद आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आएगा। उसके बाद डेबिट क्रेडिट सीखना पड़ेगा। उसके बाद जर्नल, उसके बाद स्पेशल पर्पस बुक, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर्स। उसके बाद है रिजर्व एंड प्रोविजंस, डिफरेंस क्या है प्रोविजन और रिजर्वेशन के अंदर। उसके बाद किसने कितने टाइप के रिजर्व्स होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें से 6 नंबर आएंगे। ठीक है, सब MCQ बेस्ड गाइस। उसके बाद आता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें से एक्सक्लूड रहेगा रिटायरिंग एंड रिन्यूअल एंड अकोमोडेशन ऑफ बिल्स। उसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स है गाइस। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना पड़ेगा आपको, बिल कब आता है, ड्यू डेट क्या है, डे ऑफ ग्रेस क्या होता है, कब पेमेंट लेना होता है, डिसऑनर किसको बोलता है बिल का, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टिल द डिसऑनर ऑफ बिल। तो ये सब आपको मिलेगा 40 नंबर का अकाउंट्स में। 100 आवर्स के अंदर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद आपको आना पड़ेगा क्लास 11। यहाँ पर ना एक गलत चीज़ दिया हुआ है। क्लास 11 में सेमेस्टर 1 फिर से लिखा हुआ है, 11 नहीं होगा, ये सेमेस्टर 2 होगा। ठीक है, सेमेस्टर 2। ये आपके इसने गलत प्रिंट कराया, क्यों मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखना, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 2 बोला हुआ है, उसके अलावा अगर और भी प्रूफ चाहिए तो आप नीचे जाओगे थोड़ा सा, देखना यहाँ पर लिखा हुआ है सेमेस्टर 2। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो चलिए सिलेबस में देख लेते हैं ज़्यादा। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर है, अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। ठीक है। उसके बाद आपको आना पड़ेगा, अब वेटेज देखना पड़ेगा आपको। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 2 में 20 नंबर में से ऐसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव 10 नंबर का, 6 नंबर का SAQ टाइप 2, उसके बाद SAQ टाइप 1। उसके बाद ऐसे ही फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरीज 10 नंबर का है, उसका भी है 532, मतलब 5 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा। एस ए क्यू दो टाइप 2 का आएगा 3, और SAQ टाइप 1 का आएगा 2। उसके बाद इसमें देख सकते हो कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं है अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। 5 नंबर का भैया आएगा। ऊपर से SAQ टाइप 3 नंबर और 2 नंबर, बस और कुछ नहीं। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, ये 5 नंबर है। तो यहाँ पर ये भी 40 खत्म होता है।
ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है अगर आपको जानना है तो देखिए, लेजर है, कैश बुक पढ़ना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस करना पड़ेगा, बीआरएस करना पड़ेगा मतलब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर्स करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। अच्छा, आप देख सकते हो इस सिलेबस में ना एक्सक्लूडिंग अमेंडमेंट कैश बुक, अमेंडमेंट मतलब जब कोई भी न्यू ना चेंजेस आता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि वो चेंजेस अभी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभी एक्सक्लूडिंग अमेंडमेंट बोला है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड वाई डी डब्ल्यू डी मतलब रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन चार्जिंग टू एसेट, कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, ये सब कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूनिट 2 जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनल अकाउंट ऑफ सोलो प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब जिसमें होता है कि जब कोई खुद का मालिक मतलब एक बिजनेस जब चलाता है तो उसको बोलता है सोल प्रोप्राइटर। मीनिंग ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएल, उसके बाद बैलेंस शीट, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के साथ सीखना पड़ेगा गाइस। उसके बाद यूनिट 3 में है अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनपीओ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट अकाउंट्स, ये सब है। मतलब अगर देखा जाए तो आपको क्लास 11 में सिर्फ 8 ही चैप्टर पढ़ने हैं अकाउंट्स के लिए, और उसमें से भी सेमेस्टर 1 में 4, सेमेस्टर 2 में 4, तो बहुत ही आसान सिलेबस है गाइस, बहुत ही स्कोरिंग होगा, ठीक है। तो मेरे कोचिंग में तो मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर ख़त्म अभी ही कर चुका हूँ, ठीक है। मई मंथ में मैंने अभी भी देख सकते हो, अब तो मैंने अप्रैल से पढ़ाना स्टार्ट किया, अप्रैल और मई को 2 महीने में 2 चैप्टर भी ख़त्म कर दिए है। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें से वाइवा में 10 नंबर रहेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 10 नंबर रहेगा, ठीक है। इसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको दे देगा, कोई एक टॉपिक आपको करना पड़ेगा। और क्लास 12 का बाद में डिस्कस करेंगे हम, ये अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं जिसमें आपको सेमेस्टर 3 देना है। तो गाइस, अगर अभी कभी भी आप अगर आपने अभी भी कहीं पे ज्वाइन नहीं किया है तो बेशक अब आके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बेशक अब आके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोचिंग सेंटर में सायोग घोष कोचिंग सेंटर क्लास 11 में सब पढ़ाता हूँ, 11 12 और बीकॉम सीसीएफ का मैं पढ़ाता हूँ। एड्रेस भी आप देख सकते हैं। और अगर फ़ीस की बात की जाए, वैसे मैं करता नहीं लेकिन बोलना मेरे को अच्छा लगा, तो फीस की बात की जाए तो 1000 है ऑफलाइन के लिए और 750 है ऑनलाइन के लिए, ठीक है। थैंक यू गाइस। कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को इसमें एसएमएस भी कर सकते हो, 8910475400। थैंक यू।